Good afternoon, everyone. I am Rustam Ali and welcome to CAF 8 Audit. We'll be doing chapter 14 from ICAP's book. The name of the chapter is Audit Report. So without wasting any further time, let's move forward to our lecture. So introduction. What is an audit report? Let me tell you a story. आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर बुलाती है, उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कराती है, ठीक है। और इस एक्सटर्नल ऑडिट का जो फाइनल रिजल्ट होता है दैट इज एन ऑडिट रिपोर्ट। और ये सारा कुछ चेक करके, ठीक है, आपके ऑडिटर आता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करता है, देखता है कि वो ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो क्या करना है, अगर दे रही हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन ही हैज टू गिव। तो उसको वो कहते हैं, वो चेक करने के बाद ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन देता है, जो कि वो उसने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से वो उधर तक पहुंचाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ ऑडिट रिपोर्ट के, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में देश कंपनीज लॉ 2017 वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो नेशनल लेजिस्लेशन के मुताबिक ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। एंड देयर आर आल्सो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर कॉल्ड आईएसएस, ठीक है। आईएसएस होते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली तीन आईएसएस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दैट इज आईएसएस 700, आईएसएस 705 एंड आईएसए 706। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एक ये सिर्फ एक बेस बिल्डिंग क्लास है, दिस इज जस्ट अ प्रीव्यू। हम अपना जो टॉपिक है मेन वो कल से स्टार्ट करेंगे। पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग ये नहीं समझेंगे तो आप लोगों को बाकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके ब्रो। The, as I told you, the audit report is the final result of external audit. External audit का final result होता है audit report। इसमें जो है auditor अपनी professional opinion देता है। Auditor checks whether statement of financial positions show a true and fair view, मतलब correct और reliable information है, जो बताया हुआ है वही लिखा हुआ है अंदर। Rules and guidance, rules कहाँ से मिलते हैं हमें? law, national legislation के मुताबिक बनानी होती है, ठीक है। जो हमारा होता है कंपनीज एक्ट 2017। और उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आईएसएस, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। तो ऑडिट हमारा जो है गुजर जाता है, लोगों को, बच्चों को फिर भी पता नहीं चलता कि कौन सा आईएसएस जो है वो हमें क्या बताता है। सो इधर लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि जो आईएसएस 700 है वो हमें बताता है हाउ टू राइट द ऑडिट रिपोर्ट एंड गिव ओपिनियन। मतलब ये हमें ओपिनियन फॉर्म करना बताता है। ये it tells auditor how to form an opinion and tells auditor how to write the audit report। अब ऑडिटर को ये क्या बताता है? ये बताता है कि यार आप इवेल्युएट करो, ठीक है। ये जो ISA 700 है, ये ऑडिटर को बताता है आप इवेल्युएट करो तीन चीजें: अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी, ठीक है, आपके एस्टिमेट्स, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेट्स के होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, आपने डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट्स किया होता है, और आपका जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये आई विल राइट इट फर्स्ट, डिस्क्लोजर्स, ठीक है। ये इनको चेक करो, ठीक है। इफ दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, इफ दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर मतलब अगर सब कुछ ही ठीक है, ठीक है, आपकी काउंटिंग पॉलिसीज भी ठीक है, एस्टिमेट भी ठीक है, आपके डिस्क्लोजर्स भी ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर जो ऑडिटर अपना ये जो ओपिनियन देता है ना, प्रोफेशनल ओपिनियन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ये जो स्टैंडर्ड है, जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये हमें बताता है, ये होता है एज पर ISA 700, ठीक है। ये हमें बताता है एज पर, दिस इज एज पर ISA 700। तो बेसिकली ISA 700 का ये काम है, आप अपना जो है, आपको बताया होगा जो एग्जाम हॉल में कि यार एक सिचुएशन दी होगी, यू आर एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ ABC कंपनी, और उसमें जो ऑडिटर है उसने ये किया है, ठीक है। उसने उसकी पॉलिसीज भी ठीक, ये जो आपके मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पॉलिसी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और जो आपकी गलतियां हैं, ठीक है, वो इतनी मटेरियल नहीं है,
तो आप क्या करोगे, तो फिर आप लिखोगे कि आप पहले अपना जो एनालिसिस दोगे, ठीक है। फिर आप अपने एंड पे रेफरेंस देना है, इट इज नॉट कंपल्सरी, रेफरेंस देना है कि एज पर ISA 700 विल गिव, द ऑडिटर शुड गिव अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन के मतलब सब कुछ ठीक है, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आता है ISA 705। अब ISA 705 tells what to do if there is a problem, change the opinion, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। मटीरियल मिस्टेक पर मतलब गलतियां हैं, ठीक है, और इतनी काबिल बर्दाश्त गलतियां नहीं है। हम इस वर्ड को जो है हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। और स्कोप लिमिटेशन अगर आपकी, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन के ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर, या आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह अगर जल गए हैं, तो एविडेंस अगर आपको मिल नहीं रहा, तो उसको कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि ये दोनों प्रॉब्लम्स आ गई, तो क्या करना है, चेंज द ओपिनियन। पहले हमने जो है ISA 700 के मुताबिक दिया था अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, लेकिन 705 हमें बताते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, चेंज द ओपिनियन। ओपिनियन चेंज हो जाता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, तो आप देते क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो इसको भी आगे जाके हम डिटेल में करते हैं, अभी दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, दिस इज जस्ट अ प्रीव्यू, बेस बिल्डिंग। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है, सारी की सारी गलत हैं, तो फिर आप करते हो एडवर्स ओपिनियन देते हो, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन देते हो। और अगर स्कोप लिमिटेशन की वजह से है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्कोप लिमिटेशन है कि आप जो है 50% से ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन, सब्सटैंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज बीइंग अफेक्टेड, तो फिर आप देते हो डिस्क्लेमर, ठीक है, डिस्क्लेम कर लेते हो ओपिनियन, कहते हो कि हमें जब चीजें ही नहीं मिली, हमें जब पता ही नहीं कि एविडेंस नहीं मिला, किसकी बेसिस पे हमने ओपिनियन देना है, हम ओपिनियन नहीं दे रहे, आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर लेते हो। तो ISA 7, एज पर ISA 705, एज पर ISA 705, जब आपके एग्जाम में आपको दिया होगा कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो आपने उधर चेक करना है कि क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, ठीक है। आप बोलोगे कि ऑडिटर विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन एज पर ISA 705, ये आपका रेफरेंस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। क्या क्या ये नहीं हमें पता चल सकता कि हमने किधर का रेफरेंस देना, कहाँ का देना है? अनमोडिफाइड एज पर ISA 700, ठीक है। अगर आपका चेंज द ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है मतलब, ठीक है, मॉडिफाई करना ना, तो ISA 706। उसके बाद इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी ISA 706 की, ठीक है, सॉरी दैट वाज 705। फिर हमें जरूरत पड़ेगी ISA 706 की, tells us how to highlight important matters इन द रिपोर्ट। आप जो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट दोगे, ठीक है, अपनी ऑडिटर रिपोर्ट दोगे, इसमें ISA 706 हमें बताता है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स कैसे हाईलाइट करनी है। इधर आगे जाके हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले से मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब ISA 706 जो है हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट मैटर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओपिनियन चेंज करने हैं। ओपिनियन चेंज जो है, अगर नहीं चेंज तो 700, ठीक है, अगर चेंज है तो 705। लेकिन 706 में हम ओपिनियन चेंज नहीं करें, इधर कहीं पे ओपिनियन की बात नहीं लिखी हुई, ठीक है। आप ये पूरा इफ यू रीड दिस, इधर ओपिनियन की बात नहीं लिखी हुई। दिस इज जस्ट फॉर हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो जो इंक्लूड एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले से हैं, आप जाके सिर्फ यूजर्स चाहते हो कि यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं उनका ध्यान जाए यहाँ पे, सो यू जस्ट हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है, ऑलरेडी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर अगर आपका अदर मैटर पैराग्राफ है, ये ऐसी चीजें हाईलाइट करने के लिए होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड, but that is very important for users understanding of financial statements, ठीक है। तो you have to include it, जिसना आपने बताना है कि यार कि पिछले साल का ऑडिट जो है वो हमने नहीं किया था, किसी और ऑडिटर ने किया था। तो that is what your emphasis of ये other matter paragraph will be used for। तो ये सिर्फ हाईलाइट के लिए होते हैं। तो हम क्या ये नहीं कर सकते कि सब कुछ बता के ठीक है, एज पर
ISA 706. ठीक है, this is the ISS we'll be needing. Let's move forward. ठीक है, let's move forward. अब जिसमें I have already told you कि is it necessary to give reference of ISS. ठीक है, तो रिकमेंडेड है, ठीक है, इट इज रिकमेंडेड एज पर आई कैप रूल्स, लेकिन नॉट कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। इसे आई कैप क्या एक्सपेक्ट करता है? आई कैप एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे की जो है वो अंडरस्टैंडिंग तो है ना। apologies। अच्छा हाँ, बंदे की उसे आप अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, पता चलता है ऐसे की एप्लीकेशन आपको आती है। ठीक है, और इससे आपका आंसर जो है वो सपोर्ट होता है। गुड प्रैक्टिस क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट लिखें, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, देन लिंक विद आई से एंड पे जाके आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये लिख देना कि यार आई एज, ठीक है, एज पर आई एस, या ये वो, आपको अपने बैक करना पड़ेगा, रीजनिंग से बैक करना पड़ेगा ये आई से आपने क्यों लगाया है। अगर आपको आई से याद भी नहीं है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, तो कर लें तो बेहतर बात है। बैड प्रैक्टिस क्या है? जस्ट राइटिंग आई एस से अप्लाइज, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? योर एक्सपेक्टेशन गैप ऐसे कि व्हाट पीपल थिंक कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, और ऑडिटर की असल में ड्यूटीज क्या होती हैं। लोगों को लगता है कि ऑडिटर की बड़ी एग्जैजुरेटेड ड्यूटीज होती हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिटर ने बनानी है, फ्रॉड वगैरह को भी ऑडिटर ने डिटेक्ट करना है। ठीक है, और हर सिंगल ट्रांजैक्शन को ऑडिटर चेक कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। ऑडिटर का काम होता है सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस लेना और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना कि स्टेटमेंट है कि नहीं है, वो हम कम्युनिकेट कर देते हैं। एक टर्म होती है दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट। ठीक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट में आपके डायरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, इनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं ये गलतियां, इसको आप कर लें। अगर वो नहीं ठीक करते तो हम बस अपना ओपिनियन देते हैं और हम चले जाते हैं। सो लेट्स रीड के इधर क्या हमें बताया जा रहा है। As I have already told you, expectation gap means difference between what people think auditor does and what auditor actually required to do by law. The public usually expects more from auditor. Exaggerate की होती है my duties को. Common misunderstandings क्या है? People think audit report is guaranteed that financial statements are 100% correct. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. We are just giving our opinions. और ये भी है, people believe auditors are responsible to prevent and detect all fraud. No, नॉट प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग। हम बस जो रीजनेबल एश्योरेंस लेके बस अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, बाकी हम कम्युनिकेट कर देते हैं दो चार्ज गवर्नेंस के साथ। पीपल एज्यूम ऑडिटर चेक्स एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन 100%, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम ही नहीं होता। हम हमारा ऑडिट बेस्ड होता है सैम्पलिंग के ऊपर। ठीक है, हम मोटी मोटी ट्रांजैक्शन उठा के चेक करते हैं, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। सैम्पलिंग आगे जाके दिस इज अ होल चैप्टर, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, ऑडिटर की असल जो ड्यूटी क्या है? ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड obtain reasonable assurance that they are free from material misstatement। ठीक है, in short, expectation gaps exist because public expects too much while auditors work is limited and defined, limited and defined। ठीक है, let's move forward। Forming an opinion, sorry, okay, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन के जिस तरह ISA 700 हमें बताता है कि किस तरह ओपिनियन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ऑडिटर गिव्स ओपिनियन आफ्टर चेकिंग दीज थिंग्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चेक करनी होती है ना, उसने चेक करना होता है कि उसके पास इनफ एविडेंस है कि नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम बिग बिग मटीरियल एरर्स। ठीक है, एनी मिस्टेक्स लेफ्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट मटीरियल। अगर हमने बताया है, ठीक है, बेसिकली ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%। ठीक है, इससे ज्यादा है तो मटेरियल है, इससे कम है तो इमटेरियल है। 5% इक्वल टू भी है तो मटेरियल है।
ठीक है। ये बेंचमार्किंग हम आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताते हैं कि आपने किस चीज को के अकॉर्डिंग बेंचमार्क रखना है। तो financial statements are free from big material errors. Any mistakes are not important, not material. Financial statements follow correct accounting rules. ठीक है, आपके correct accounting rules follow हो रही हैं, fair presentation framework आपने यूज किया है, तो वन फेयर व्यू देने चाहिए उसको। इन दोनों फ्रेमवर्क को हम आगे जाके देखते हैं। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क आपने यूज किया तो आपने रूल सही से फॉलो किए हैं। ऑडिटर ऑल्सो चेक्स के प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स आर मेंशन। प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स आर मेंशन का मतलब कि आपने बताना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चेक ऑडिटर चेक करेगा कि ये लाइन लिखनी है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। कि अगर आपने IAS 16 पे अपने एसेट्स रखे हुए हैं तो ये आपने बताना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आपका कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पे आपके एसेट्स शो हो रहे हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर क्लियर एंड करेक्ट। करेक्ट जिस तरह अगर आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, तो वो आपकी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। ठीक है, NRV पे आपने फिर बताना होता है कि आप FIFO यूज कर रहे हो कि आप FK यूज कर रहे हो। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर क्लियर एंड करेक्ट। ठीक है, जिस तरह डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन की अगर आप लेने, यू हैव टेल डेप्रिसिएशन प्लीज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 10 years। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑडिटर कैसे ओपिनियन अपना फॉर्म करता है ये देख के। पॉलिसीज कंसिस्टेंट के नहीं, ये नहीं कि 2023 में आपने FIFO यूज किया हो, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, 2024 में आपने FK यूज कर लिया, 2025 में दोबारा FIFO यूज करते हो। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। इस तरह जो है आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपकी परफॉर्मेंस का, कंपनी की परफॉर्मेंस का पुराने ईयर से कंपैरिजन नहीं हो सकता। और ऐसी कंपनी में, ठीक है, शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट करना इतना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। एस्टिमेट रीजनेबल है, आपने अपना हिस्टोरिक ट्रेंड, जिस तरह बैड डेट्स एस्टिमेट करने हैं, आपने आपने अपना हिस्टोरिक ट्रेंड देखा। ठीक है, हिस्टोरिक ट्रेंड देखा, अगर आपके 4% बैड डेट्स हो रही हैं तो आप इस भी 4% करोगे। अगर आपकी डेप्रिसिएशन, मशीनरी की डेप्रिसिएशन 10 साल में फुली डेप्रिशिएट हो जाती है, तो आप उसकी जो है, आप उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल रखोगे। लेकिन अगर आपका हिस्टोरिक ट्रेंड नहीं है तो फिर आप कौन सा रखोगे? जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस तरह की मशीनरी के लिए। ये एक रीजनेबल एस्टिमेट्स होते हैं। और इससे जो है आपके शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि जो है फिगर्स कैसे कैलकुलेट हुई हैं, कैसे नहीं हुई। I'll erase my drawings. Information is clear, reliable, and easy to understand. Yeah, information is clear, reliable, and easy to understand means कि इनकम स्टेटमेंट में आपने अपना रेवेन्यू वगैरह सारा प्रॉफिट क्लियरली स्टेट किया हुआ है। और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जिस तरह प्रोविजंस हो गई, आपकी कंटिजेंसीज हो गई, उनके ऊपर आपने नोट दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्लोजर नोट्स में ऐड किया, नोट्स दिए हुए हैं उसके ऊपर आपने। और जो है अगर आपके, आपने ये नहीं लिखा हुआ अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस यू हैव टू ब्रेक डाउन दोस एक्सपेंस इनटू सैलरीज, ठीक है, यूटिलिटीज, और आपके जो बाकी सारे एक्सपेंसेस हुए हैं, रेंट एक्सपेंस अगर आपका हो गया, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर नॉट अकाउंटेंट, यू गाइस आर अकाउंटेंट, यू गाइस आर द ऑडिट, जो ऑडिटर वगैरह, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग। लेकिन हमें जो है अपने यूजर्स को ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल आर डिस्क्लोज्ड। अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, अगर लोन लिया आपने 5 million का लोन लिया, ठीक है, सिर्फ ये बताना इज नॉट इनफ। कितने परसेंट उसका इंटरेस्ट रेट है? 5%। अगर उसका इंटरेस्ट रेट कर लो, कितने उसका पेमेंट पीरियड क्या है, पेमेंट पीरियड क्या है, ठीक है। तो यू हैव टू टेल एवरीथिंग। जिस तरह अगर कंपनी के ऊपर एक केस हुआ हो तो यू आर जस्ट लॉ सूट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। ठीक है, ये हम जो है इसको प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं मानते। यू हैव टू टेल कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर पेनल्टी, एक्सपेक्टेड पेनल्टी है, उसके अगेंस्ट हमने प्रोविजन कितनी बनाई है, यू हैव टू टेल एवरीथिंग। करेक्ट टर्म्स और वर्ड्स आर यूज्ड। सेल मनी नहीं आपने लिखा हुआ, आपने रेवेन्यू का वर्ड यूज किया हुआ है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये काफी इजी चीजें हैं, ठीक है। We'll move forward. This is just a base building class as of yet, ठीक है। अभी हम अपना सारा जो है वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर।
ये जो अब हमने दो फ्रेमवर्क्स बताए थे मैंने आपको, फेयर प्रेजेंटेशन और ये, तो इसको आज देखते हैं। ओके, सो एवरीवन, आपके जो है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज करें तो ज़्यादा फोकस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें आप ज़रा थोड़ा सा एडिशन अलाउ होता है कि लेकिन कंडीशन है कि स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एडिशन थोड़ा बहुत अलाउ होता है, आप हट सकते हो फ्रेमवर्क से थोड़ा सा। ओवरऑल पिक्चर ऑनेस्ट होनी चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कि जो लिखा हुआ है रूल वो ही आपने फॉलो करना है, प्रॉपर्ली फॉलोइंग ऑल रूल्स, ठीक है। नो एडिशन इज अलाउड, सख्ती से मना है। तो फेयर प्रेजेंटेशन फोकस ऑन ट्रू पिक्चर, ठीक है, और इसमें आप अपनी जजमेंट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपको रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यार ये फॉरवर्ड क्यों नहीं जाता? टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, इस पे हम आते हैं बाद में। ओके, apologies for the technological glitch, guys. Knowledge. This, this is acting like this. Okay. So before moving forward, uh, हम देखते हैं का ऑडिट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं। ऑडिट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं? बिफोर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन द ऑडिटर मस्ट carefully evaluate two things: whether there is a material misstatement or scope limitation, और उनका effect immaterial है, material है या pervasive है। Immaterial means okay, immaterial means very small misstatement or issue, ठीक है, ये does not affect the economic decision of the user जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, can be ignored for audit opinion purposes, ठीक है, और a small calculation error that does not change the overall understanding of financial statements, this is meant by immaterial। बहुत ही minute सी गलती। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली, ठीक है, अगर एक से एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट है या इन एग्रीगेट, काफी एरियाज में है लेकिन वो मिला के एग्रीगेट का मतलब है, could reasonably influence the decisions taken by
द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये डिपेंड करती है आपकी साइज और नेचर के ऊपर। और एग्जांपल इसकी क्या है कि अगर एक एरर है, ठीक है, लार्ज इनफ टू चेंज प्रॉफिट मीनिंगफुली, साइज क्या है और नेचर में अगर फ्रॉड बाय मैनेजमेंट है इवन इफ स्मॉल, फिर भी ये मटेरियल ही इसको समझा जाएगा कि अगर आपकी मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या करना है। छोटा फ्रॉड किया, कल को बड़ा फ्रॉड करेगी। परवेसिव, परवेसिव मीन वेरी सीरियस एंड वाइड स्प्रेड, एक एरिया को इफेक्ट नहीं करी होती, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करी होती है। इनका इफेक्ट मिला के सब्सटेंशियल, ठीक है, सब्सटेंशियली प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रही होती हैं, नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक एरिया, अफेक्ट्स अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मे आल्सो रिलेट टू डिस्क्लोजर्स दैट आर फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, डिस्क्लोजर अगर आपने सही से नहीं दिया हुआ तो उसको भी इफेक्ट करती है। तो ये दिस इज कॉल्ड परवेसिव। कि अगर परसेंटेज के सेंस में बात की जाए, ठीक है, नॉट रिलायबल फिगर है, लेकिन इतनी रिलायबल नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अगर 50% से ज्यादा कर लें, ठीक है, तो ये आपका परवेसिव में चला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अनरिलायबल है आपकी। और मटेरियल में कह लो कि हमारा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतनी गलती है, जैसे ज्यादा गलती है तो आपकी मटेरियल स्टेटमेंट कंसिडर होती है। ठीक है guys? नाउ विल सी कि जो है आपका स्टेटमेंट क्या होती है और आपका स्कोप लिमिटेशन क्या होता है, और मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन क्यों आती हैं। मिस स्टेटमेंट मींस अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट, ठीक है, what financial what the financial reporting framework requires and what is actually included in the financial statements. Difference between कि आपकी financial statements में required क्या है और आपने क्या बताया हुआ है financial statements में, that is your misstatement. Misstatements क्यों आती हैं, types of misstatements, incorrect accounting policies, आपकी accounting policies ही ठीक नहीं है, ठीक है। इसना आपने, अगर आपकी पॉलिसी है कि आप रिसर्च एक्सपेंस को आप कैपिटलाइज करते हो, लेकिन दिस इज नॉट अलाउड। रिसर्च आपका एक्सपेंस है, रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है आपकी, ठीक है। तो सिलेक्टेड पॉलिसीज आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रेवेन्यू को अगर आप, ठीक है, हमारा IFRS 15 कहता है, जो 4 स्टेप मॉडल है, कि रेवेन्यू को आप एक्यूरल बेसिस पे, ठीक है, जब अर्न कर लिया है तब आप रिकग्नाइज करोगे। लेकिन जो है अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, कैश बेसिस पे अगर आप कर रहे हो रेवेन्यू रिकग्नाइज, दैट इज रॉन्ग, ये आपकी मिस स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी है। पॉलिसीज आर इनकरेक्टली डिस्क्राइब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप कर रहे हो इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन फाइफो पे, ठीक है, बता रहे हो कि हमने जो है एफको पे की है, तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। जो किया है वही बताना है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड इन अ वे दैट अचीव्स फेयर प्रेजेंटेशन, कि आपने लोन अगर लिया है तो उसको गलत क्लासिफाई करके इनकम में उसको क्लासिफाई कर दिया, जबकि लोन आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज presenting things in a way which does not achieve fair presentation. आपकी इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी ठीक हैं, लेकिन आपने उनकी एप्लीकेशन ही गलत की हुई है। एरर्स अकर इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, एरर्स अकर इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपसे गलती होगी है। आपकी कंपनी जो है, पॉलिसी हमारी यही है कि हम रेवेन्यू के एक्रूरल बेसिस पे जो है वो करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन गलती से आपने परफॉर्म ये है कि आप परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के पूरी होने के बाद आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हो, लेकिन आपने गलती से पहले कर लिया है। अगर एरर है तो वो हुई है आपकी गलती से, लेकिन जान के किया तो दैट इज फ्रॉड। चेंजेस इन पॉलिसी आर मेड विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, ठीक है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दी आपने। फाइफो से, ठीक है, फाइफो से आप जो है वेटेड एवरेज पे अगर आ गए हो जस्ट टू लोअर योर टैक्सेबल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, तो ताकि आप प्रॉफिट वो जो हमारे होते हैं स्लैब्स होते हैं, ठीक है, स्लैब रेट्स जो होते हैं उनके, अगर आप पिछले बार स्लैब रेट में आना चाह रहे हो, आपने एफ को कर लिया टैक्स, आपकी जो है कम टैक्स लगे, तो दैट इज नॉट वैलिड रीजन। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, आपके डिस्क्लोजर्स ही पूरे नहीं है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स आर
मिसिंग, ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स आर मिसिंग, जिस तरह आपको ऑडिट कहता है कि अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है, तो उसको आपने डिस्क्लोज करना है, उसको आपने बताना है। लेकिन अगर आपने नहीं बताया, दैट इज अ प्रॉब्लम, ये मिसस्टेटमेंट होती है। डिस्क्लोजर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपने ईपीएससी, अगर ईपीएस जो है दैट इज रिक्वायर्ड, आपने ईपीएससी अगर गलत फॉर्मेट पे, रॉन्ग फॉर्मेट पे निकाल दी है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट। डिस्क्लोजर्स आर इनसफिशिएंट फॉर फेयर प्रेजेंटेशन। वही अगर आपका लीगल केस चल रहा है तो आपने बस ये बता दिया लीगल केस चल रहा है, फाइनेंशियल, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, लीगल केस है क्या उसकी, आपने ये यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका लाइसेंस का ही मसला बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका लीगल केस चल रहा है, तो मतलब कि आपके तो गोइंग कंसर्न इशू आ गए। गोइंग कंसर्न क्या होता है कि आपने देखना होता है कि एक पूरे अगले साल तक कंपनी वर्क कर सकती है, नहीं कर सकती, तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिक्विडिटी बेसिस पे बनानी पड़ती है। तो आपने ये देखना है कि फिर ये तो नहीं कि लाइसेंस का या मेन प्रोडक्ट का ही मसला चल रहा है, तो इस तरह की कंपनी में तो नहीं यूजर इन्वेस्ट करेगा, और ये डिस्क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आज की आ जाती है स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है? स्कोप लिमिट, दिस इज स्कोप लिमिटेशन occurs when the auditor cannot obtain appropriate evidence to form a conclusion। आपको पूरा एविडेंस नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, circumstances beyond entities control, के यार ये जो आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो ये उसके कंट्रोल में नहीं था, उसके डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, अगर आग लग गई है, वायरस आ गया, नेचुरल डिजास्टर की वजह से डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए हैं, या डॉक्यूमेंट सीज बाय गवर्नमेंट, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर टू पॉइंट्स। सो इसकी वजह से आपका स्कोप लिमिटेशन आता है। सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू ऑडिटर्स वर्क। ऑडिटर अपॉइंटेड टू लेट टू ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इतनी लेट हुई थी कि वो इन्वेंट्री काउंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका, ठीक है। ऑडिटर अनएबल टू obtain information of an associate for equity accounting, weak internal controls make substantive procedures inefficient, limitation imposed by management। ऑडिटर प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट, ये मैनेजमेंट ने खुद इधर कह दिया कि ऑडिटर को, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने आपको इजाजत नहीं देनी, आप इन्वेंट्री काउंट में मैनेज वो करें। ऑडिटर प्रिवेंटेड फ्रॉम सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है? आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं उसने उस कंपनी के दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की है, सो वी सेंड, ठीक है, परमिशन लेके, मैनेजमेंट की परमिशन लेके, तो हम उस कंपनी को कहते हैं हमारे पास आपकी इतनी क्रेडिट अमाउंट आ रही है, ये जो हमारे पास अमाउंट है आपके पास भी उतनी अमाउंट है, जो हमारे पास इनवॉइसेस है आपके पास भी इनवॉइसेस हैं। तो वो आपको फिर जो है वो कंपनी अगर आपको बताती है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये सही अमाउंट है, तो दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही नहीं दे रहे, आप पूछ के परमिशन लेके एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हो, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिले, तो फिर दैट इज स्कोप लिमिटेशन इन इटसेल्फ, ये भी स्कोप लिमिटेशन है। ऑडिटर डिनाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यार आपको ऑडिट स्टार्ट होने से पहले मैनेजमेंट आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है, इतनी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं है, तो ये आपने, जहाँ तक हमारा है स्टेटमेंट्स नहीं है हमारे नॉलेज में, तो दिस इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, अगर ये नहीं मिल रही तो दैट इज योर स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, दैट इज योर स्कोप लिमिटेशन। तो मूविंग फॉरवर्ड टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट में आपको क्या क्या होता है? आपका एक टाइटल होता है, ये टॉपिक्स हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी प्लेसमेंट और पोजीशन बिल्कुल ऐसी ही आती है। आपका टाइटल होता है, उसके के टाइटल में आपने बताना है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, ये इसको डिफर करती है फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से इसको डिफर करती है, ठीक है, टाइटल आपने बताना है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये पूरा लिखना आपने, ठीक है। There's lots of technical glitch today. I don't know what's happening. Why is this happening? Ah, gentlemen.
करेगा सारे में कर ही देंगे। ओके, सो दिस टाइटल होता है, आपने बताना होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। एड्रेसी होता है, आप मतलब एड्रेसी के ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए है? ये आपके शेयर होल्डर्स के लिए होती है। आप ऑडिट ओपिनियन देते हो, वही अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, मॉडिफ क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स, ठीक है। फिर आप अपनी बेसिस और ओपिनियन बताते हो, इधर जो आपने ओपिनियन दिया है उसकी किस बिना पे आपने वो ओपिनियन दिया, उसकी बेसिस फॉर ओपिनियन क्या है। गोइंग कंसर्न के अगले 1 साल तक कंपनी चल सकती है कि नहीं चल सकती, ठीक है। इफ अगर है तो वो आपकी बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आती है। गोइंग कंसर्न इश्यूज, की ऑडिट मैटर्स, इनकी प्लेसमेंट के ऊपर भी पास पेपर पे क्वेश्चन आया हुआ है। की ऑडिट मैटर्स, एम्फोसिस ऑफ मैटर्स, इफ की ऑडिट मैटर इज मोर इम्पोर्टेंट तो की ऑडिट मैटर पहले आ जाएगा। इफ एम्फोसिस ऑफ मैटर इज मोर इम्पोर्टेंट तो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पहले आ सकता है। तो यू हैव टू राइट इट। लेकिन गोइंग कंसर्न इश्यूज इफ डिस्क्राइब, फिर ओनली यू हैव टू राइट के की ऑडिट मैटर पैराग्राफ कम्स इमीडिएटली आफ्टर बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। और एम्फोसिस ऑफ मैटर में भी आप बता सकते हो कि आफ्टर की ऑडिट मैटर और बिफोर की ऑडिट मैटर, डिपेंड्स ऑन which paragraph is giving more important information. Other information paragraph, you have to tell responsibilities of management, responsibilities of management. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक पूरा पैराग्राफ होता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का, विल सी कि इसकी भी प्लेसमेंट किधर आती है। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ एनी, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिटर का साइन आता है, ऑडिटर का एड्रेस आता है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आती है। ये हमारे पास टोटल चीजें हैं। इनमें से हमारे सिलेबस में क्या है, हमने क्या पढ़ना है? हमने टाइटल को देखना है, ड्रेसी को देखना है, ऑडिट ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, एम्फसिस मैटर, अदर पैराग्राफ, अदर इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ ही पढ़ना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हम कल से अपना स्टार्ट करेंगे, जो है कल से ऑफिशियली अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल। और आपको आई मैं बताऊंगा साथ साथ के पासवर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनको कैसे टैकल करने हैं, सब कुछ जो है मेरे लेक्चर से ही आप कर सकते हो। आपको जो है रिविजन्स आपको खुद करनी पड़ेगी, बट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन माय लेक्चर्स। तो हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर।